हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अखिलेश। आज 25 और 26 सितंबर 2 दिन का करंट अफेयर जो है उसको लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पर जो है यूपीएसआई, बिहार एसआई, दिल्ली कांस्टेबल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, तमाम जो राज्य स्तरीय वैकेंसी होती हैं उनके लिए जीएस का मटेरियल और साथ ही साथ हिंदी और करंट अफेयर के वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, एक अभी रिसेंटली बुक लॉन्च की गई है या लिखी गई है और ये बुक लिखी गई है भारत के मशहूर कुक हैं जिनका नाम है विकास खन्ना। यहाँ पर एक फोटो देख रहे हैं आप, ये विकास खन्ना साहब हैं। इनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा, बहुत काम के आदमी हैं, हीरो टाइप के आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये क्या है, कुक हैं, विश्व स्तर के इंडियन कुक हैं ये। और इनके द्वारा रिसेंटली जो किताब लिखी गई है उसका नाम है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। अभी टाइम मैगजीन ने क्या किया है, 5 कैटेगरी में 100 लोगों की लिस्ट जारी की है और इसमें 5 जो है वो भारतीयों को शामिल किया गया। कितने? 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। अब कौन कौन है वो नाम मैं आपको बताता हूँ। एक नाम इसमें चौंकाने वाला है, आप चौंकेंगे। चलिए बात करते हैं कौन 5 बड़े नाम हैं जिनको इस लिस्ट में टाइम्स ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उस 100 लोगों की उसमें जगह दी है। तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी तो स्वाभाविक है, चौथी बार इनका नाम आया है टाइम्स मैगजीन में। आयुष्मान खुराना फिल्मी कलाकार हैं, आप सब लोग जानते हैं। सुंदर पिचाई जो भी हैं इनका नाम शामिल है और रविंद्र गुप्ता इनका भी नाम शामिल है। ठीक है, HIV पर एक काम कर रहे हैं। और एक नाम है बिल्किस बानो। क्या नाम है? बिल्किस बानो। जो आपको याद हो शाहीन बाग में धरना चल रहा था, CAA जो आपका कानून है उसके खिलाफ, तो उसमें एक वृद्ध जो है महिला, एक वृद्ध जो है माता जी पार्टिसिपेट करने आती थी रेगुलर, उनका नाम बिल्किस बानो है, उनको भी इसमें जगह दी गई है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। टाइम्स मैगजीन की बात करें तो अमेरिका की साप्ताहिक जो मैगजीन है ये, इसका प्रकाशन न्यूयॉर्क में किया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। उम्मीद कर रहा हूँ टाइम्स मैगजीन की स्थापना 1923, प्रकाशन न्यूयॉर्क से होता है, न्यूयॉर्क यानी USA से होता है। क्लियर इतनी बात? 5 बड़े नाम शामिल हैं, मोदी जी, आयुष्मान खुराना, सुंदर पिचाई, रविंद्र गुप्ता और आपकी बिल्किस बानो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में ही किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया। देखिए, कोरोना से कई सारे मंत्री जो हैं वो, कई सारे ऑफिसर, कई सारे डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार, हमारे लोग जो हैं वो पूरी तरीके से जागरूक नहीं हैं, बहुत इसको लाइटली ले रहे हैं और कुछ ना कुछ सरकार को सही कदम या ठोस कदम उठाने होंगे। चलिए मैं आपको बता दूं, रिसेंटली जो रेल राज्य मंत्री हैं सुरेश अंगड़ी, उनका क्या हो गया? निधन हो गया। यहाँ पर ये इमेज आप देख रहे हैं, यही सुरेश अंगड़ी हैं। ये भाई साहब अब नहीं रहे हैं, इस दुनिया से विदा हो गए हैं। किसके कारण? कोरोना के कारण। कोविड-19 इनको ले गया साथ में। ठीक है, और सुरेश अंगड़ी साहब जो हैं अब इस दुनिया में नहीं हैं, याद रखिएगा, ये इमेज उन्हीं की है। अब यहाँ पर एक शब्द हुआ है रेल राज्य मंत्री, या हम कहें एक शब्द यूज होता है राज्य मंत्री। कौन होते हैं? ये स्टेट मंत्री नहीं होते, याद रखिएगा। राज्य मंत्री की बात करें तो जो हमारा कैबिनेट होता है उसमें कई प्रकार के मंत्री होते हैं, उन्हीं में ही एक आपके होते हैं राज्य मंत्री। अभी राज्य मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए किसी भी बड़े मंत्रालय से जुड़े होते हैं। अब जैसे जो रेल मंत्रालय है, रेल मंत्री आप सब लोग जानते हैं कौन है, तो उनको सहायता करने के लिए एक आपका रेल राज्य मंत्री भी है। तो रेल राज्य मंत्री कौन है? सुरेश अंगड़ी साहब, जिनका अभी रिसेंटली क्या हो गया? निधन हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है। अब राफेल आप सबको पता है शामिल हो चुका है हमारे वायुसेना में, और अभी रिसेंटली जो है शिवांगी सिंह को राफेल उड़ाने के लिए क्या मिल गई है? अनुमति मिल गई है। तो पहली महिला बन गई हैं ये शिवांगी सिंह, जिनको राफेल उड़ाने के लिए चुना गया है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करें शिवांगी सिंह की, तो शिवांगी सिंह जो है वो, याद रखिएगा, हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये MiG-21 की जो है फाइटर हैं और अभी वो राजस्थान में क्या है? पोस्टेड है। क्लियर इतनी बात? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि मशीनरीकरण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई हैकाथॉन का नाम क्या है। अब देखिए, हैकाथॉन क्या होता है, ये अगर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है तो एक सभा या सम्मेलन टाइप का होता है। यहाँ पर लोगों को जागरूकता या कोई भी बात कहनी होती है वो कही जाती है। ठीक है, तो अभी क्या किया गया है, कृषि
मशीनरीकरण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान ने क्या किया है, एक हैकाथॉन का आयोजन किया है। अब इसका नाम क्या इसने दिया है, तो इसका नाम क्या है, कृतज्ञ। क्या नाम है इसका, कृतज्ञ इसका नाम है। थोड़ी सी बात करते हैं इस पर, तो आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अब देखो किस परियोजना के तहत, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत जो है वो ICAR ने क्या किया है, महिलाओं को अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देने के साथ कृषि मशीनरीकरण को बढ़ावा देने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए कृतज्ञ के रूप में एक हैकाथॉन शुरू की। हैकाथॉन मतलब क्या है, एक सभा का आयोजन इसने किया है जहां पर यह जागरूकता फैलाई जाएगी। हैकाथॉन कौन सा, कृतज्ञ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। अब विश्व जोखिम सूचकांक 2020 की अगर बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो क्या है आपका 89 है, 189 है इंडिया की रैंक। टोटल 181 देशों में भारत की रैंक कितनी आई है, 89। ठीक है, विश्व जोखिम सूचकांक क्या है और इसको इस बार किस रूप में जारी किया गया, सारी बातें हम लोग करते हैं। अब विश्व जोखिम सूचकांक की अगर बात करें तो याद रखिएगा, अब इस बार इसको जो है जारी किया गया है विश्व जोखिम रिपोर्ट के रूप में। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 को जारी किया गया है विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 के रूप में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। जारी कौन करता है, जारी इसको WRI करता है, WRI करता है, ठीक है। अब WRI 2000 ये रिपोर्ट है इसका, माफ कीजिएगा, WRI 2020 के अनुसार भारत 181 देशों में 89वें पोजीशन पर है, ठीक है। क्लियर है, 89वें पोजीशन पे है। इस सूचकांक में भारत दक्षिण एशिया में चौथा सबसे जोखिम वाला देश है। चौथा सबसे जोखिम वाला देश का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो भी आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनसे निपटने के लिए प्रॉपर हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हम बहुत अधिक जोखिम में हैं। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, ठीक है। इस सूचकांक में श्रीलंका, भूटान, मालदीव अत्याधिक आपदाओं का सामना करने के लिए भारत की तुलना में अधिक सक्षम है। यानी श्रीलंका, भूटान, मालदीव की अगर बात करें तो ये हमसे ज़्यादा सक्षम है, इनकी तुलना में हम कम सक्षम हैं। अगर बात करें कि महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा कौन जोखिम में है तो ओशिनिया, ओशिनिया को आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब इसी में आता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह। ओशिनिया महाद्वीप जो है वो सबसे अधिक जोखिम वाला महाद्वीप है, ठीक है। भारत की बात करें तो 89वें पोजीशन पर है अगर हम देशों में बात करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में पैसेक्स नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच चल रहा है। देखिए पासिंग अभ्यास है, इसको पैसेक्स नौसेना अभ्यास का नाम दिया गया है। अब ये किन दो देशों के बीच में चल रहा है, तो मैं बता दूं पासेक्स जो नौसेना अभ्यास है या पासिंग जो सैन्य अभ्यास है, ये अभी रिसेंटली चौथा है, 3 हो चुके हैं, चौथा है। और अभी जो चल रहा है वो किसके बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इस प्रश्न का जो जहाँ से मैंने उठाया है वो ANI जो आपका न्यूज़ है उसका एक ट्वीट मैंने उठाया है। देखिए, इंडियन नेवी टू undertake passes Australian एक्सरसाइज विद रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा है, याद रखिएगा। कब से, 23 और 24 सितंबर को ये हुआ है, समाप्त हो चुका है, यानी या तो 26 सितंबर है, याद रखिएगा। चलिए अब मैं बता दूं रिसेंटली जो पासेस एक्सरसाइज हुई हैं उनके बारे में अगर बात कर लें, कौन कौन सी जो है वो एक्सरसाइज अभी रिसेंटली हुई हैं। हिंद महासागर में हालिया जो पासिंग एक्सरसाइज हैं, पहली मैं आपको बता दूं भारत और जापान के बीच हुई, दूसरी अगर मैं बात करूं भारत और US के बीच हुई, तीसरी भारत और फ्रांस के बीच, और चौथी जो हुई है वो किसके बाद अभी हुई है, जो आपके भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अब विश्व फार्मासिस्ट दिवस की अगर बात करें तो याद रखिएगा हर साल ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 25 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कल आपका मनाया गया। थोड़ी सी बात करते हैं विश्व फार्मासिस्ट दिवस के बारे में, तो आपको कुछ चीज़ें अगर और पूछी जाती हैं तो आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये दिन जो है यानी विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है, यह दिन स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के मनाया जाता है। जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका योगदान क्या है स्वास्थ्य सुधार में, उसके लिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। मनाता कौन है, अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन इसको यानी IPF इसको मनाता है, सॉरी PIF इसको मनाता है, ठीक है। इसकी थीम इस बार क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। अब इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, हेग, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1912 को हुई थी। इसके जो हेड है यानी अध्यक्ष हैं डोमिनिक जॉर्डन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
हाल में ही किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का निधन हो गया? देखिए ये जो आप चेहरा यहाँ पर देख रहे हैं ये है डीन जोन्स। डीन जोन्स का निधन हो गया है अभी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे, कमेंटेटर भी थे, एक बार कमेंटेटरी कर रहे थे और इन्होंने जो आपके आमला है यहाँ से मामला, इनको आतंकवादी बोल दिया था। उनकी जो दाढ़ी थी उस हिसाब से इन्होंने इनको आतंकवादी बोल दिया था, जिसके कारण इनको कुछ समय के लिए कमेंटेटरी से सस्पेंड भी कर दिया गया था। तो रिसेंटली इनका क्या हो गया, निधन हो गया। बहुत ही प्रमुख खिलाड़ी थे और लगभग इनका जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 9000 के आसपास इनके रन थे। ठीक है, याद रखिएगा, बताए दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है, एकदम इनको दिमाग में अपने बिठा लीजिए। अगला जो प्रश्न है उस पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, हाल में ही मोक्ष कलश नामक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? अब मोक्ष कलश योजना की बात करें तो याद रखिएगा इसको राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। किसने? राजस्थान सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है याद रखिएगा, उद्देश्य इसका ये है कि इसमें क्या किया जाएगा, याद रखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो लोग हैं वो अपने प्रियजनों की जो राख होती है, ठीक है, उसको गंगा में यानी हरिद्वार में विसर्जित करने के लिए जा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि मृतक का जो परिवार होगा उसके कोई 2 सदस्य जो हैं वो बस में बिल्कुल मुफ्त यात्रा करके हरिद्वार जाकर अपने परिजन की जो है वो क्या कर सकते हैं, राख को गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार कितने प्लास्टिक पार्कों की स्थापना करेगी? सरकार जो है वो 10 प्लास्टिक पार्कों की स्थापना करेगी। अभी रिसेंटली जो है वो घोषणा की गई 10 प्लास्टिक पार्क। अभी कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब ये पार्क जो है याद रखिएगा असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, यानी 8 ही हो गए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित की मंजूरी दी गई है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में 2 प्लास्टिक पार्क होंगे, एक तमोट और एक बिलौवा में। ठीक, यह योजना जो है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा क्या है, वित्त पोषित है। इसको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी है और राज्य सरकार की तरफ से भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ये जीएस जैसा आपको प्रश्न लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्यों मैंने पूछा है। तो मथुरा में इनका हुआ था, पहले उत्तर आप ले लीजिएगा। मथुरा में इनका जन्म हुआ था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। ठीक है, 25 सितंबर को भी रिसेंटली इनका क्या है, जन्म दिवस मनाया गया है। जन्म दिवस इनका मनाया गया है 25 सितंबर को। ठीक है, 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मथुरा में। ये मथुरा में हुआ था। 1942 में राष्ट्रीय संघ स्वयं सेवक में शामिल हुए, आरएसएस में जुड़ गए थे और वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके नाम पर कई सारी स्टेशन, एक स्टेशन है मुगल सराय का नाम क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और इनके नाम पर कई सारी योजनाएं भी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है, राणा सफवी को यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया या किस क्षेत्र से संबंधित है? राणा सफवी की बात करें, ये इमेज आप देख रहे हैं, राणा सफवी हैं। इनको ये क्या है, इतिहासकार लेखक है, इतिहासकार लेखक हैं और इनको अभी रिसेंटली जो है वो कौन सा, यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इनकी कुछ बुक्स हैं जो हिस्ट्री यानी आप जो है इतिहास से संबंधित हैं। एक बुक की है द फॉरगेटन सिटीज ऑफ दिल्ली वेयर स्टोन्स स्पीक ट्रिलॉजी। ठीक है, दूसरी है वेयर स्टोन्स स्पीक हिस्टोरिकल ट्रेल्स इन मेहरौली। ठीक है, तीसरी है द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली, चौथी है शाहजहानाबाद द लिविंग सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली। ठीक है, ये पुरस्कार की अगर बात करें, यह पुरस्कार यामीन हजारिका की स्मृति में स्थापित किया गया था। यह 2015 से महिला पेशेवरों के एक सामूहिक द्वारा सालाना दिया जाता है। यामीन हजारिका पूर्वोत्तर की पहली महिला थी जो केंद्रीय पुलिस सेवा में शामिल हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, हाल में ही किस प्रसिद्ध पार्श्व गायक का निधन हो गया? तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही फेमस गायक हैं, सलमान खान के लिए इन्होंने बहुत सारे गाना गाए हैं, आपने सुना भी होगा, मेरे रंग में रंगने वाली। ठीक है, तो सुब्रमण्यम जो बालकृष्णा हैं, इनकी जो है रिसेंटली डेथ हो गई है। ये इमेज आप देख रहे हैं, 40,000 से ज़्यादा इन्होंने गाने गाए हैं और कई सारे इनको अवार्ड भी मिले हैं, उन पर बात कर लेते हैं। इनको याद रखिएगा, इनको इनके प्रशंसक जो हैं वो पाडुम नीला यानी सिंगिंग मून कहते थे। 2001 में इनको पद्मश्री, 2011 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 6 इनको अलग अलग भाषाओं में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ें तो 15 दिया हुआ है, हाल में ही किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी रिसेंटली क्या किया गया है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र को चुना गया है। अब कुछ बातें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में अगर हम कर लें तो याद रखिएगा,
अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में नया चिकित्सा शिक्षा नियामक है। इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान ले लिया, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अब नहीं रहा, इसकी जगह पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन आ गया है। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 10 पदेन सदस्य होंगे और 22 आपके अंशकालीन सदस्य होंगे, यानी 10, 22, 32 और 33 सदस्य इसमें टोटल होंगे। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को 3 साल के लिए इसका क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब ये काम क्या करेगा, थोड़ा सा उस पर भी अगर हम बात करें, एनएमसी जो है ये काम क्या, नेशनल मेडिकल काउंसिल क्या है करेगा, मेडिकल कॉलेजों का अनुमोदन और मूल्यांकन करेगा, कॉमन एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा यानी नीट और एग्जिट परीक्षा यानी नेक्स्ट का पाठ्यक्रम का शुल्क का विनियमन करेगा। तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो संबंधित हैं, वो सब करने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ जो है वो नए हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।